in this class on the behalf of Aligarh Coaching Center. Myself is Mohammad Sabir Khan, and in today's class I will teach you some important topics of polity. तो इस क्लास में हम पॉलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे. जहां तक पॉलिटी की बात है तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बीए का एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे बीएलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे एमबीए हो, चाहे बीबीए हो, पॉलिटी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन मिलते ही हैं. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटी? तो पॉलिटी रिफर्स अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, सिस्टम और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पॉलिटी मीन्स एक सिस्टम होता है, एक स्ट्रक्चर होता है और एक फॉर्म होती है जो किससे रिलेटेड है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है. तो पॉलिटी मीन्स द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट क्या है? इसके बाद अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं तो गवर्नमेंट क्या है? तो गवर्नमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्सरसाइज ऑथोरिटी एंड कंट्रोल ओवर पीपल एंड टेरिटरी. तो गवर्नमेंट क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप ऑफ पर्सन है जिसके पास अथॉरिटी होती है. किसको कंट्रोल करने की? कंट्रोल करती है पीपल को एज वेल एज टेरिटरी को. तो गवर्नमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसके पास अथॉरिटी होती है कंट्रोल करने की. नाउ कम टू दी सेकंड पॉइंट कि अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की काइंड्स भी होती हैं. तो यहां पर ब्रॉडली गवर्नमेंट जो है वो चार तरह की होती है. एक होती है मोनार्की, दूसरी होती है डिक्टेटरशिप, तीसरी होती है आर्मी रूल और चौथी होती है डेमोक्रेसी. जहां तक मोनार्की की बात है, मोनार्की मींस रूल बाय दी किंग और क्वीन. तो मोनार्की ऐसी या उस टाइप की गवर्नमेंट होती है जिसमें रूल जो होता है किंग और क्वीन का होता है. जहां तक डिक्टेटरशिप की बात है, रूल बाय डिक्टेटर, जहां पर डिक्टेटर रूल करता है. आर्मी रूल का मतलब होता है टेम्परेरी गवर्नमेंट जिसको आर्मी पर्सनल रूल करते हैं. और नाउ फाइनली द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मीन्स इलेक्टेड गवर्नमेंट. कैसी गवर्नमेंट? इलेक्टेड गवर्नमेंट बाय द पीपल. डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो पीपल से या पीपल जिसको इलेक्ट करते हैं. यह बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा राइट्स अवेलेबल होते हैं इंडिविजुअल को, और साथ में ही वो राइट गारंटेड होते हैं कि उनको वायलेट नहीं किया जाएगा, और वायलेट किया जाएगा तो वहां पर एक फोरम अवेलेबल होता है जिसके थ्रू हम उस राइट को दोबारा रीएनफोर्स करा सकते हैं. इसके बाद हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी है क्या. तो डेमोक्रेसी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बनी है, डेमोज एंड क्रेशिया. डेमोज मीन्स पीपल एंड क्रेशिया मीन्स अथॉरिटी. सो डेमोक्रेसी मीन्स पीपल अथॉरिटी. एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास या जिसमें अथॉरिटी जो रहती है वो पीपल के पास रहती है, वो जनता के पास रहती है कि वो अपनी सरकार को इलेक्ट करते हैं. और इलेक्ट बाय इलेक्शंस. कैसे इलेक्ट करते हैं? इलेक्शन के थ्रू. अब जब हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं तो पॉलिटी के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है किसी भी कंट्री का. इट कंटेन द प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है और जिसके अंदर प्रिंसिपल होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, पावर होती है, ड्यूटी होती है किसकी? गवर्नमेंट की. और इसके अंदर
प्रोविजंस होते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, या इसको हम पीपल भी कह सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द गवर्नमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पावर एंड ऑल्सो द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट। और वही कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोविजन के साथ साथ वो प्रोविजन भी रखता है जो पीपल्स के राइट और उसकी ड्यूटी से रिलेटेड होते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को या कॉन्स्टिट्यूशन की डिवीजन भी होती है। तो पहली डिवीजन है या पहली काइंड है रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक सिंगल डॉक्यूमेंट में है, विच इज इन सिंगल डॉक्यूमेंट, और इस डॉक्यूमेंट को हम बुक कह सकते हैं। सो अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट इन ए फॉर्म ऑफ बुक, लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम बात करते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि ये रिटन फॉर्म में नहीं है, ये भी रिटन फॉर्म में होता, बट ये जो होता है वो सेवरल डॉक्यूमेंट्स में होता है। इट इज इन सेवरल डॉक्यूमेंट, नॉट इन ए फॉर्म ऑफ बुक। ये बुक की फॉर्म में नहीं होता। जब जब हमें लॉस की प्रोविजंस की जरूरत होती है वो लॉ बना दिया जाता है और वो डॉक्यूमेंट जो है सेव कर लिया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो पहली जो काइंड है वो रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की है। उसके बाद जो अगली काइंड है वो है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम उसमें चेंज करना चाहते हैं, चेंज को टेक्निकल वर्ड या टेक्निकल लैंग्वेज में अमेंडमेंट कहते हैं। तो अगर हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें चेंज करने के लिए हमें एक स्पेशल प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है, उसे हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके प्रोविजन को चेंज करना आसान होता है, उसके लिए एक सिंपल प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको चेंज करना या जिसके प्रोविजन में कुछ चेंज लाना या चेंजिंग करना स्पेशल प्रोसीजर से होगा। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको आसानी से चेंज किया जाता है। थर्ड कैटेगरी होती है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात आएगी तो यहां सेपरेशन ऑफ पावर होता है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मींस सेपरेशन ऑफ पावर्स, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर को सेपरेट करता है। किन के बीच में? सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन गवर्नमेंट्स के बीच में। अब जब गवर्नमेंट की बात आए तो यहां सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अ काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच divides or separate power between government, and the government are central government and state government. अगर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो यहां कंसेंट्रेशन ऑफ पावर होता है कि पावर आर कंसेंट्रेटेड इन वन हैंड और इन वन गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देयर आर 6 काइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन,
रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसे इसको बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बोरोड मतलब इसके जो प्रोविजंस हैं वो हमने डिफरेंट कंट्री से अडॉप्ट किए हैं, बोरो किए हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यहां मैं आपको उन कंट्री के नेम बताऊंगा और वहां से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है। अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं या ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो वहां से हमने ये 4 मेन प्रोविजंस लिए हैं। पहला, लॉ मेकिंग, कानून का बनाया जाना। तो लॉ मेकिंग का जो प्रोसीजर है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। दूसरा, रूल ऑफ लॉ, कि अगर हमारे कंट्री की बात की जाती है तो हमारे यहाँ जो रूल होगा या हमारे जो कंट्री को गवर्न किया जाएगा वो एज पर द लॉ होगा और वो किसी पर्सन या किसी इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। हमारे यहां जो लॉ में लिखा हुआ है वही चीज फॉलो की जाएगी। किसी पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात को तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उससे रिलेटेड कोई लॉ प्रोवाइड नहीं है। इसके बाद जो तीसरी चीज हमने वहां से ली है वो ली है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि यहां पर हमारी कंट्री की सिटीजनशिप होगी, ना कि हमारे यहां जो स्टेट्स हैं उनकी भी सिटीजनशिप होगी। टोटलिटी में ये कह सकते हैं कि हमारे यहां जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट की बात करेंगे तो हमारे यहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है जहां पर प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन विच द प्राइम मिनिस्टर और पीएम इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री। अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तो यहां से सबसे पहले हमने फंडामेंटल राइट लिए हैं। यहां से सबसे पहले फंडामेंटल राइट लिए हैं जो सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल है। ये सिटीजन को और नॉन सिटीजन दोनों को अवेलेबल है। तो दूसरी प्रोविजन लिया है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये भी हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है। तीसरा, प्रोविजन रिलेटिंग टू वाइस प्रेसिडेंट, कि हमारे इंडिया के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस लिए हैं हमने वो यूएसए से लिए हैं। जो फोर्थ कैटेगरी है वो है जुडिशियल रिव्यू। ये जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इन दोनों के पास होती है। So judicial review means the power of Supreme Court and High Court to check the validity of any law passed by the legislature. आसान भाषा में या आसान लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब वो पावर है जिसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक्सरसाइज करता है ये देखने के लिए कि जो लॉ पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन का और स्पेशली फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है तो उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। जो लास्ट प्रोविजन है जो हमने यूएसए से लिया है
वो है रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, इनको जो रिमूव करने का जो प्रोसीजर है वो यूएसए से अडॉप्ट किया है। याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट जो होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन केस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये 5 चीजें जो हैं हमने यूएसए से अडॉप्ट की है। कनाडा से लिया है हमने फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन मींस जो अभी मैं आपको बता चुका हूं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मींस सेपरेशन ऑफ पावर। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से लिया है? हमने कनाडा से लिया है। और फेडरेशन कैसा है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेंटर को स्ट्रॉन्ग बताया गया है, या सेंटर स्ट्रॉन्ग है। फिर आती है बात रेजिडरी पावर की, कि रेजिडरी पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कनाडा से लिया है। रेजिडरी का मतलब होता है जो बच गया है। हमारे यहां लॉ मेकिंग जो है वो 3 लिस्ट में होती है। हमारे यहां 3 लिस्ट है। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। तो हमारे यहां जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाती है, और वो उनको लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। उन सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की जो पावर है वो लेजिस्लेचर के पास है। लेकिन अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो ना यूनियन लिस्ट में दिया गया है, ना ही स्टेट लिस्ट में है, और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो उस पर लॉ बनाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। और ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कनाडा से लिया है। तो जब कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में नहीं है और उस पर लॉ बनाने की बात की जाती है, तो उस पर लॉ बनाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, और उसी पावर को रेजिडरी पावर कहते हैं। और यही पावर हमने कनाडा से ली है। इसके बाद आती है बात आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अडॉप्ट किए हैं। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कहते हैं। तो डीपीएसपी हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डीपीएसपी प्रोवाइड किए गए हैं। अगला, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। अब आप सोच रहे होंगे ये राज्यसभा क्या है? तो यहां मैं आपको बता दूं, हमारे यहां सेंट्रल लेवल पर जो लेजिस्लेचर है उसको पार्लियामेंट कहते हैं। लेजिस्लेचर मींस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट विच मेक लॉ। तो हमारे यहां सेंट्रल लेवल पर जो लॉ बनाता है उसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो 12% नॉमिनेट किए जाते हैं, 12% राज्यसभा में जो नॉमिनेशन किया जाता है वो हमने कहां से अडॉप्ट किया है? वो हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया है। तो राज्यसभा में
राज्य सभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। तो नॉमिनेशन का जो प्रोसीजर है वो हमने आयरलैंड से लिया जाए। याद रखिएगा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज आल्सो टेकिंग फ्रॉम द आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहां प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और प्रेसिडेंट एक बार इलेक्ट होने के बाद 5 साल तक प्रेसिडेंट रहते हैं। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो एक कॉलेज करता है जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। तो जो मेथड है, मेथड अडॉप्ट किया है हमने आयरलैंड से। इसके बाद जर्मनी। अगर जर्मनी की बात की जाए तो इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो हमने जर्मनी से अडॉप्ट किए हैं। अगर इमरजेंसी की बात की जाए तो हमारे यहां इमरजेंसी की काइंड है, एक होती है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी होती है स्टेट इमरजेंसी, इसी को ही प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, जो किसी स्टेट या राज्य में लगाया जाता है। तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये 3 तरह की इमरजेंसी है, लेकिन टोटलिटी में जो इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो हमने जर्मनी से लिए। याद रखिएगा, ये तीनों इमरजेंसी को डिक्लेयर करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। सो द इंडियन प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया। बट प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए यहां पर एड एंड एडवाइस लेते हैं, किससे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा किस चीज के लिए? इमरजेंसी के लिए, तभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। जर्मनी से एक और चीज हमने ली है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि जब भी इमरजेंसी डिक्लेयर होगी, और कौन सी? नेशनल इमरजेंसी, जो फंडामेंटल राइट हैं जो पार्ट 3 में दिए गए हैं और यूएसए से हमने बोरो किए हैं, तो ये फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। लेकिन 2 फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते हैं, और वो फंडामेंटल राइट हैं आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 में दिए गए हैं। ये फंडामेंटल राइट किसी भी सिचुएशन में या किसी भी सर्कमस्टांसेस में सस्पेंड नहीं होते हैं। अगला जो कंट्री है वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट प्रोसीजर लिया है। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज। तो अगर हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का चेंज करना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना होगा, और यह अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर हमने कहां से अडॉप्ट किया है? साउथ अफ्रीका से हमने अडॉप्ट किया है। और ये आर्टिकल 368 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जरूरत के हिसाब से चेंज या बदला जा सकता है। उसके किसी प्रोविजन को हम ओमिट कर सकते हैं, कोई प्रोविजन, किसी प्रोविजन को ऐड कर सकते हैं। ये किसके थ्रू होगा? बाय अमेंडमेंट प्रोसीजर। उसके बाद बात आती है ऑस्ट्रेलिया। अभी मैंने आपको इस लेक्चर में बताया था कि हमारे पास एक यूनियन लिस्ट होती है, दूसरी स्टेट लिस्ट होती है, और तीसरी
कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दी गई है, पहली, दूसरी, तीसरी। यूनियन लिस्ट वो होती है जिसमें सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट में वो सभी सब्जेक्ट हैं जिसमें कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें वो सब या सभी सब्जेक्ट्स हैं जिस पर लॉ बनाने की जो पावर है या अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और ये कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो हमने कहां से ली है? वो ऑस्ट्रेलिया से ली। इसके बाद बात आती है यूएसएसआर या रशिया। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसएसआर या प्रेजेंटली रशिया से ली गई है। यहां एक बात बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फुल्ली एनफोर्स हुआ था, वो डेट है 26 जनवरी 1950 कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तौर पर या फुल्ली एनफोर्स हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950। अगर मैं ये कहूं कि 26 जनवरी 1950 फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल थे तो हमारा आंसर होगा नो। एट द टाइम ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 1950 on 26 January there were no fundamental right in the constitution. There were no fundamental duties. राइट की बात नहीं कर रहा, वो गलत कह दिया था। There were no fundamental duty in the constitution. फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो 1976 में ऐड की गई हैं और जब ऐड की गई हैं तो उसके लिए अमेंडमेंट किया गया होगा और अमेंडमेंट का नंबर था 42nd अमेंडमेंट। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई हैं वो 1976 में की गई हैं और अमेंडमेंट के थ्रू, और उस अमेंडमेंट का जो नंबर है वो 42nd है। अब यहां पर ये कंफ्यूजन रहेगा कि नंबर क्या होता है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज किया जाता है तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में अमेंडमेंट कहते हैं और हर अमेंडमेंट को कोई ना कोई नंबर जरूर दिया जाता है। प्रेजेंटली या करंट में हमारे पास अगर ये सवाल आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार अमेंड किया गया है तो लास्ट जो अमेंडमेंट है वो 106 अमेंडमेंट है। और इससे क्या चीज ऐड की गई है? इससे प्रोवाइड किया गया है 33% रिजर्वेशन टू वीमेन इन पार्लियामेंट as well as state assembly। तो 106 अमेंडमेंट एक्ट या अमेंडमेंट रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है फीमेल को पार्लियामेंट की इलेक्शंस में और हमारे स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन में। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने पॉलिटी के बारे में पढ़ा,
कि पॉलिटी क्या होती है, पॉलिटी किससे कनेक्टेड है, पॉलिटी गवर्नमेंट से कनेक्टेड है। गवर्नमेंट का क्या काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है किसी देश को चलाना, किसी देश को रन करना। और वो कैसे रन किया जाता है, वो रन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ और बाय मेकिंग ऑफ लॉज। कि गवर्नमेंट का काम लॉज बनाना है, पॉलिसीज बनाना है। साथ में गवर्नमेंट की कितनी काइंड है, तो हमने यहां पर ब्रॉडली 4 तरह की गवर्नमेंट पढ़ी थी। पहली मोनार्की, दूसरी डिक्टेटरशिप, तीसरी आर्मी रूल जो कि टेम्पररी गवर्नमेंट होती है, और फोर्थ वन डेमोक्रेसी। इन चारों गवर्नमेंट में सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कही जाती है, जो मानी जाती है, वो है डेमोक्रेसी को कहा जाता है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल को मैक्सिमम राइट प्रोवाइड किए जाते हैं। एट द सेम टाइम जो राइट दिए जा रहे हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो गारंटेड होते हैं। ये नहीं कि उनको दे दिया जाए और बाद में ले लिया जाए। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक डॉक्यूमेंट है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, बेसिक रूल्स हैं जो किससे रिलेटेड हैं, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, गवर्नमेंट की पावर से रिलेटेड है, गवर्नमेंट के फंक्शन से रिलेटेड है। साथ में ही डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारे प्रोविजंस भी होते हैं जो इंडिविजुअल या सिटीजनशिप के या सिटीजन्स के राइट से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा, काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन और अनरिटन में डिवाइड किया जा सकता है, फ्लेक्सिबल और रिजिड में डिवाइड किया जा सकता है। साथ में ही फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जहां तक रिटन और अनरिटन की बात है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन दोनों ही रिटन होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सिंगल डॉक्यूमेंट में होता है, लाइक ए बुक, और इसकी बेस्ट एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साथ में यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर अनरिटन की बात की जाती है तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन होता है, बट वो सेवरल डॉक्यूमेंट में होता है, वो बुक की फॉर्म में नहीं होता। और उसकी बेस्ट एग्जांपल यूके या यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमने डिस्कस किया था रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको चेंज करने के लिए हमें स्पेशल या हमारी जो पार्लियामेंट है या लेजिस्लेचर है उसको स्पेशल प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है। और जहां तक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसको चेंज करने के लिए हमें सिंपल प्रोसीजर की जरूरत होती है। जो थर्ड कैटेगरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल और यूनिटरी है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके अंदर पावर जो है वो सेपरेट कर दी जाती है बिटवीन गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को मैंने बता दिया सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर्स होती हैं और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर होती है। यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो 3 टियर है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और एक थर्ड गवर्नमेंट भी है जिसे हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। उसके बाद आपके साथ या इस क्लास में डिस्कस हुआ था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो 26 जनवरी 1950 को फुल्ली एनफोर्स हुआ था, इसको बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। बोरोड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने मैक्सिमम प्रोविजन जो है वो डिफरेंट कंट्री से अडॉप्ट किए हैं और वो मैंने सारे कंट्री आपको बता दिए हैं। तो आज की क्लास में यहीं पर एंड करता हूं। आई होप कि आपकी समझ में आया।